नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ए वेरी गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूं बेटा, एकदम। हाँ जी, शुरू करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के हमारे सेशन में हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध जो था उसे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुए युद्ध का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सेशन की शुरुआत हम करेंगे और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं विशेष रूप से शुरुआत करूंगा उस जगह से जो कि परीक्षा उपयोगी भी है और आप लोगों के लिए एज इट इज याद रखना जरूरी भी है। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो इनके बीच में हमेशा टसल रहा होगा वो शक्ति से संबंधित ही रहा होगा, क्योंकि दोनों की दोनों ही एक ही प्रकार की रणनीति पर कार्य करते थे, और वो थी सहायता संधि टाइप की नीतियां, जिसमें कि सामने वाली पार्टी से इसलिए पैसा लिया करते थे, मतलब सुरक्षा के लिए सामने वाली पार्टी से धन लिया जाना जो था वो दोनों की फिलॉसफी का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम लोग इसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, ए वेरी गुड इवनिंग। हाँ बेटा। हाँ, संगीता, प्रीता, मोनू, प्रीति, मोनू, धनीराम, अभय, नेहा, प्रिंस, साहू, अंकिता महतो, कुशाल, सभी को नमस्कार और सभी को गुड इवनिंग बेटा, है ना। चलिए, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत में जानते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन हमेशा की तरह जब भी आपसे बोला जाए कि बेटा आपको मतलब सेशन की शुरुआत हो रही है, तो जो नियम कानून आपको पता रहने चाहिए, जिसके लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्या कानून है कि भैया हमें सब स्टार्टिंग में जो है ये बताना जरूरी होता है कि कल यूपीएससी वालों के लिए वो आखिरी दिन है जिस दिन वो यदि कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उन्हें अन अकेडमी दे रहा है। क्या दे रहा है? रेफरल कोड अंकित 10 के साथ में एडिशनल 10% डिस्काउंट तो सबको मिल ही रहा है, मतलब अंकित 10 प्लस 10% तो मिलता ही है इससे। लेकिन 28 अप्रैल तक यदि कोई बच्चा यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसे अन अकेडमी 2 ऑफर दे रही है। नंबर 1 ऑफर जिसके अंदर उन्हें दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? एक ऑफर के अंदर उन्हें दिया जा रहा है 10,000 रुपीज की 20 बुक्स, नंबर 1। और नंबर दूसरा जो है वो दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त 28 अप्रैल तक कि अगर आप लोग 1 साल का फीस पे करते हैं तो आपको एडिशनल 1 साल के अलावा जुलाई 2022 तक, यानी जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड दिया जा रहा है। ये ऑफर कब तक के लिए है? तो अभी 28 अप्रैल तक के लिए ये ऑफर है। यदि आप यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीएससी में मेरे द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू किए गए हैं, और इसमें मेरा पूरा करंट अफेयर्स का पूरा मतलब वो चल रहा है, अपडेटेड सेशन चल रहा है। यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो मेरी पुरानी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और भविष्य में आने वाली सारी क्लासेस जिसमें मैं इकोलॉजी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स और साथ में एनवायरनमेंट ये इकोनॉमी जो है इसका करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं मीनाक्षी की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा की बुक या स्पेक्ट्रम की कौन सी लेकर आऊं, प्लीज सर बता दीजिए। मैंने आपसे बहुत बार पूछा है बट आपने नहीं बताया। अच्छा मीनाक्षी, दोनों ही किताब ले आओ। जब आपने इतना ही शिद्दत से पूछ लिया है तो मुश्किल से मतलब ये पकड़ लो 200-250 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होंगे। दोनों किताबें ले आओ, है ना। पहले विपिन चंद्रा पढ़ना, वो बहुत ज्यादा कहानी जैसा एक नोवेल जैसी किताब है, और दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, तो जहां से हो सके पढ़ लो, है ना। और फिर मतलब अगर आपको ये भी लगे तो हिंदी इंग्लिश में भी इशू आए तो दोनों भाषाओं में ले आओ, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जब विपिन चंद्रा पढ़ लो तो उसका नोट्स है अपने आप में स्पेक्ट्रम, तो फिर स्पेक्ट्रम पढ़ डालो तो ऐसा लगेगा कि विपिन चंद्रा की कई लाइनें एज इट इज स्पेक्ट्रम में लिखी हुई हैं, ठीक है।
डन। हाँ जी, तो आंग्ल मराठा युद्ध पेड बैच में कल से शुरू हो रही है, एसएससी कैटेगरी के अंदर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, चलिए आइए तो अब हम शुरू करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अंग्रेज और मराठाओं की पृष्ठभूमि समझने से पूर्व आपको यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कि मराठा एम्पायर था कितना बड़ा, तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ये बात सीखनी होगी कि ये पूरा की पूरा जो आपको इस समय पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये मराठा साम्राज्य हुआ करता था। किस समय? 1772 तक, जब तक पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसी स्थिति में पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात 72 तक ये जो आपको पिंक पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है इतने बड़े क्षेत्र में, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैं कल वाली क्लास में भी शायद आपको बता रहा था। हाँ भाई अनिल कुमार, बहुत सारा आशीर्वाद। अब पढ़िए भैया, सुनिए ध्यान से। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, और ये क्या था बताया था मैंने कि ये वाला पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, कौन सा वाला, ये जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे या राजघराने जो हुआ करते थे, वो सभी राजघराने इन इधर मराठाओं को अपनी सुरक्षा के लिए धन दिया करते थे। इधर देखिए आपको जोधपुर दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको पानीपत दिखाई दे रहा है, यहाँ राजपुताना दिखाई दे रहा है। राजपुताना बोले तो यहाँ पर हम जयपुर वगैरह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इधर की तरफ मेवाड़, मारवाड़, ये सब वो क्षेत्र हुआ करते थे जो वंस अपॉन ए टाइम किसको अपनी तरफ से चुंगी या फिर अपना सुरक्षा कर दिया करते थे, मराठाओं को दिया करते थे। ठीक है, यानी मराठा पावर जो थी उस समय की सबसे बड़ी पावर्स में कंसीडर की जाती थी। ठीक है, पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ और उसके अंदर मराठा साम्राज्य हार गया और यहां पर मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। अब इसी बीच में होता क्या है साथियों कि यहां पर एक तरफ तो मराठाओं की हार हुई थी और दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेज यहां पर एंट्री कर चुके थे। आपको यदि याद हो तो अंग्रेजों ने विधिवत रूप से एंट्री कब कर ली थी? 1773 में कर ली थी विधिवत रूप से। मतलब प्लासी और बक्सर हटा दो तो उसके बाद में इन्होंने अपने द्वारा जो सबसे पहला गवर्नर बंगाल का नियुक्त कर दिया था वो वारेन हेस्टिंग के समय पर कर दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये लोग पूरी तरह से चार्टर वार्टर बना करके एंट्री कर चुके थे इंडिया में। तो एक कोइंसिडेंस देखिए कि एक तरफ मराठाओं का हारना हुआ और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजों के साथ, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा विधिवत रूप से बैठना, ये दोनों लगभग आसपास ही चल रहे थे। जब दो पावर एक साथ आएंगी तो दोनों पावर में कहीं ना कहीं एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट तो आना जरूर है, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेज चाहते थे कि संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो और दूसरी तरफ मराठा अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करना चाहते थे। देखिए मैं मतलब ये जो आपको शुरुआती 2-3 पेज मैंने उड़ा दिए, असल में ये इसलिए उड़ा दिए क्योंकि ये फिर मराठा इतिहास घुस जाएगा इसमें, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। वो अपने आप में हम लोग इसको मतलब एक तरह से समझिए कि जो मिडाइवल हिस्ट्री का एंड वाला पार्ट होता है उसमें डिस्कस करते हैं, तो मैं उस चीज को नहीं ले रहा हूँ। मैं सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ, जो हमारा टाइटल है। मैं केवल इतना बताना शुरू कर रहा हूं आप लोगों को कि मराठाओं का जिस समय शक्ति क्षीण हो रही थी, अंग्रेजों की शक्ति उन दिनों बढ़ रही थी, तो इन दोनों की शक्तियों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट लगभग तय था। और ऐसा हुआ भी, और कहां हुआ? एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ऐसा हुआ। क्या हुआ इधर देखिए, एंग्लो मराठा वॉर के अंदर पहला एंग्लो मराठा वॉर यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स होना शुरू हुई। और वो कब हुई? 1775 से लेकर के 1782 के बीच में हुई, यानी मराठा शक्तियों से अंग्रेजों की पहली टकराव की स्थिति बनी तब। देखिए जब भी युद्ध होता है तो युद्ध खत्म एक संधि पर होता है। संधि का मतलब हुआ एक ट्रीटी, एक इस प्रकार की व्यवस्था जिसके तहत ना तुम हारो ना हम जीते, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिसमें यह कहा जाए कि भाई विजित राष्ट्र जो हैं वो आपके पास होंगे, ये चीज जो हम हार गए हैं ये हमारी होंगी। इस प्रकार की तमाम बातें जिनमें होती हों वो सारी चीजें संधियों में आती हैं, संधियों में कंसीडर की जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसी प्रकार से यहां इनके बीच में एक संधि ने लंबे समय तक 20 साल तक शांति बनाए रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बीच में 20 साल की संधि थी, ऐसे ही 20 साल की शांति थी, वैसे ही यहां पर एक शांति रही। फिर 1803 में वापस युद्ध हुआ जो 2 साल तक फैला रहा। फिर इसके बाद में 12 साल की शांति आई और उसके बाद
जो तृतीय स्थिति आई उसके बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और पूरी तरह से वो अंग्रेजों के अधीन चला गया। अच्छा, अब इनके बीच में कौन कौन सी संधियां हुई वो अब आपको जाननी जरूरी होगी। देखिए, 1775 से 1782 के बीच में ये एक समय था जब एक संधि हुई थी जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं। ठीक है, तो पुरंदर की जो संधि है ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण, मतलब ये समझिएगा क्या कहते हैं इसको, एक स्टेज है जहां से आंग्ल मराठा युद्ध अपनी दिशा बदलता है। ऐसा लगता है बीच में तो कि यहां पर मराठा भारी हो रहे थे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती चली जाती है और आगे चल करके फिर बीच में एक संधि और होती है जिसमें अंग्रेजों की बेइज्जती की जाती है। मतलब एक ऐसी संधि जिसमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को अब तो लौट के चले ही जाना चाहिए, है ना। तो अंग्रेजों की अत्यंत अपमानजनक संधि हुई बड़गांव के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, फिर मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में जो तीसरी संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने अपनी तरफ से एक प्रकार से कुछ चीजें जीत ली, वो संधि थी सालबाई की संधि। तो कहते हैं कि ये तीन संधियां कई बार परीक्षा में एज इट इज पूछ ली जाती हैं। कई बार ये दिखा के पूछ लिया जाता है कि इन्हें क्रम में व्यवस्थित करिए। कौन कौन सी संधि? पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि और बड़गांव की संधि। इन्हें क्रम में व्यवस्थित करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनमें भी जो सबसे बहुत कॉमन चीज है, मतलब ये ऐसा सवाल है कि जो मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है वो सालबाई की संधि से है कि सालबाई की संधि कब हुई थी, किन के बीच हुई थी, फिर इनकी शर्तों के ऊपर ये सवाल पूछ लिया जाता है ना। अब जैसे इन शब्दों को देख करके ही पता चल रहा है कैसे सालसेट, एलिफेंटा अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, यानी कि इसका मतलब कुछ अंग्रेजों ने भी यहां पर जीत लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष त्याग दिया, पेशवा की ओर से उसकी पेंशन की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों ने यहां पर किसी का पक्ष ले रखा था जो युद्ध का कारण था। वो हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपनी समस्त भूमि पुनः प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो लड़ाई थी उसका जो मुख्य आधार था उसमें कुछ छीना छीनी हुई थी, जिसमें किसी को कुछ दिया गया, किसी को वापस ले लिया गया, एक दूसरे को वापस मिल गए। यानी कि ये एक इस प्रकार की क्षेत्र थी, जिस ऐसी संधि थी जिसके अंदर कंक्लूसिव रिमार्क में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्हें कुछ ना, मतलब कुछ मिला और मराठाओं को ज्यादा कुछ खोने को नहीं मिला। लेकिन हम आएंगे इस बात पर, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। लेकिन ये स्थितियां ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसके बाद में यहां से आगे आता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। फिर आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो उसी युद्ध के दौरान, यानी टाइम पीरियड के दौरान, एक संधि होती है जिसका नाम है बसीन की ट्रीटी। फिर बसीन की ट्रीटी आगे चलती जाती है, फिर आती है देवगांव की ट्रीटी, जो बीच बीच में युद्ध विराम आते जाते हैं। फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि आती है और फिर जब जाकर के जब ये हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर संधियों के माध्यम से बसीन की संधि के बाद में ये चीजें समाप्त होती हैं और फिर शुरू होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा जो है ना, अब ये सब चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी है। और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये अल्टीमेटली किसको विजय बना करके निकाल जाता है? अंग्रेजों को विजय दिला जाता है। तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। एक एक करके इन सारी बातों को सुनना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने ये जो देख रहे हैं आप, सूरत की संधि से, सूरत की संधि के बाद में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो थोड़ा सा हम इतिहास बेसिक से चलते चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, द बैकग्राउंड ऑफ ब्रिटिश मराठा कॉन्फ्लिक्ट वाज स्टार्टेड ओनली आफ्टर द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, आफ्टर डेथ ऑफ मराठा पेशवा माधवराव। अब इनकी पेशवाई क्या होती थी? ये प्रधानमंत्री का पद होता था, आप यूं समझिए। माधवराव की मौत हो गई, उसके पश्चात में मराठा किंगडम को टूट तोड़ दिया गया। किसके अंदर? मराठा चीफटेंस के अंदर। बिगन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी। देखिए, जब नेतृत्व कमजोर होता है तो फिर लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। और इन पूरी साजिशों के दौरान माधवराव, जो कौन थे ये माधवराव? तो ये जो मर चुके थे इस युद्ध के दौरान 1772 के अंदर, इनके यंगर ब्रदर जिनका नाम था नारायण राव, वो पेशवा बन गए। लेकिन उनकी हत्या 1773 में कर दी गई। और इनके चाचा जो हैं, जिनका नाम है रघुनाथ राव या फिर जिन्हें राघो राव भी कहते हैं, इनको पेशवा बना दिया गया। यानी कि यूं समझिए आप कि प्रथम ये जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, इसके अंदर माधवराज की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई, अब इन किरदारों को याद रखना क्योंकि आगे चल करके यहीं से युद्ध जो है वो बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए, माधवराव गए, माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव,
इनको भी मार दिया गया। तो दो राव यानी कि पेशवा, पेशवा का जो छोटा भाई, दोनों मार दिए गए। अब चाचा जो हैं रघुनाथ राव, वो षड्यंत्र करके क्या बन चुके हैं, पेशवा बन चुके हैं। अच्छा, अब क्या होता है इधर सुनिएगा। नाना फडणवीस पावरफुल पार्टी वाज अपोज टू राघोबा। अब ये नाना फडणवीस की क्या कहानी है, देखिए इसमें क्या होता था, आपको मालूम हो तो यहां पर पेशवाई जो होती थी ना, वो एक प्रधानमंत्री का पद होता था, लेकिन इसके अलावा जो पावर सेंटर होता था वो नाना फडणवीस के पास हुआ करता था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने माधवराव द्वितीय को एक पेशवा के रूप में बनाने की प्रयास किए। He got success in his work. Fearing this situation, Raghuba fled and went to Bombay in shelter of British. बस यहीं से सारी चीज फेंकना शुरू हो गई। और क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करिए। यहां पर माधवराव के बेटे माधवराव द्वितीय, तो पहले तो चाचा मर चुके हैं, उनकी जगह पर उनके बेटे को राजा बनाए जाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ राघोबा को लग रहा है, जो कि षड्यंत्र करके चाचा को मरवा चुका है, वो सॉरी मतलब भाई को मरवा चुका है, बाजीराव क्या कहते हैं इसको, माधवराव के छोटे भाई नारायण राव को मरवा चुका है। तो ये जो राघोबा है, इसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पद से हटा दिया जाए। तो ये शरण लेने के लिए भागता है। किसकी शरण लेने के लिए भागता है, ब्रिटिशर्स की शरण लेने के लिए भागता है। ये जो है ना, यही सारा की सारा मामला है। क्या है मामला, राघोबा पहुंच गया ब्रिटिशर्स के पास में। ये लोग करते भी यही थे कि जब कोई मदद मांगने आ जाए तो उसका फायदा उठाओ, जो फूट पड़ रही है उसका फायदा उठाओ। ब्रिटिश गॉट द डिजायर अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन मराठा पॉलिटिक्स। अब इनको यहां पर मजा आने लग गया कि अब तुम्हारी अंदर की पॉलिटिक्स में हम एंटर करेंगे। द पूना बेस्ड एनवॉय ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर यह कंफर्म होनी चाहिए कि तब तक अंग्रेजों ने अपने 3 क्षेत्र पर्टिकुलर स्थापित कर लिए थे। बंगाल हो चुका था, कलकत्ता हो चुका था और मद्रास हो चुका था, सॉरी बंगाल हो चुका था, मद्रास हो चुका था और बंबई हो चुका था। तो यहां पर फिर क्या होता है कि यहां से इन्होंने अपना एक दूत मॉस्टिन ने मराठाओं की इस दुर्बलता से अंग्रेजों को लाभ उठाने के लिए कहा कि हमने इस परिस्थिति को भांप लिया है, मराठा कमजोर हो चुके हैं, इन्हें तोड़ने की अब हमारे पास नीति होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, आपको याद होगा स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। कौन कौन सी थी स्टार्टिंग में, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बंबई। तो बंबई की तरफ से जो गवर्नर था, पहले स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो 1773 के समय पर तीनों ही प्रेसिडेंसियों को गवर्नर मिले हुए थे। ये तो बाद में हुआ कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, 1833 में जाके कहा जाने लगा, अदरवाइज वो चलता ही रहता था, है ना। अच्छा, बेंटिक जो पहले बने थे, आप अगर आपको याद हो 1833 में। तो बंबई परिषद ने बिना गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की सलाह लिए रघुनाथ राव के साथ 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि कर ली। इस संधि की विभिन्न शर्तें थी, जिसमें से प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थी। अब इसमें क्या हुआ है कि एक प्रकार से यूं समझिए कि बंबई में हाल ही में नए गवर्नर आए हैं। देखिए 1733 के अंदर वारेन हेस्टिंग आया है, उसी के आसपास सारे गवर्नर बिठाए गए, क्योंकि 33 के बाद इन लोगों ने एक प्रकार से रेगुलेट करना शुरू किया था अंग्रेजों ने इंडिया को। 1773, 93, 1813, 1833, 1853, है ना। तो ये समय था जब ये इंटरफेयर करना शुरू किए थे। तो इंटरफेयर करना शुरू किए ही थे, तो हुआ क्या कि जो बंबई का गवर्नर था, उसकी जो टीम थी, उसने गवर्नर को बिना अपने काउंसिल में लिए राघोबा की मदद कर दी। उसको अपने साथ के लिए कह दिया कि हाँ चिंता मत कर, हम अंग्रेज तेरे साथ हैं। मतलब होता है ना, कई बार आप नए नए राजा बने हो, आपको पता ही नहीं है कि चलाना कैसे है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता दे दी कि राबो तू चिंता मत कर, जो उधर की तरफ से माधवराव द्वितीय है उसको हम हटा देंगे और हमारी तरफ से 2500 सैनिक लेके तू चला जा। इनका जो खर्चा था वो रघुनाथ राव देगा। देखिए अंग्रेजों की एक विधि आपको पता होनी चाहिए, और वो विधि क्या है कि ये दूसरे के खर्च पर अपनी सेनाएं पालते थे, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सालसेट, बसीन और आसपास के टापू अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे, ये राघोबा ने कहा कि आप चिंता मत करिए। देखिए अंग्रेजों को ना जमीन में इतना विश्वास नहीं था जितना कि आइलैंड्स, टापुओं पर था, या फिर एक प्रकार से बंदरगाहों पर था, क्योंकि उनको तो समुद्र के माध्यम से व्यापार करना था। बिल्कुल सब्सिडरी अलायंस प्रकार से इन्होंने कार्य किया। और इसके अतिरिक्त सूरत और भड़ौच के जिलों की आय का कुछ भाग भी अंग्रेजों को मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी अंग्रेजों ने, फिर यह कहा गया कि वहां की जो आय हो रही है वो भी आपको मिल जाएगी, आप हमको सहायता दे दो। आप सोचो 2500 सैनिकों के लिए, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए,
विभीषण वाली जो कहानी सुनते हैं, यहां पर भी एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन बस ये है कि अपने लाभ के लिए हो रहा है। मराठों ने बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण करना बंद कर देंगे। अब देखिए ये कहानी क्या है। उधर की तरफ बंगाल में अभी प्लासी और बक्सर के बाद में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मराठाओं ने ये क्यों कहा कि हम बंगाल पर और कर्नाटक पर आक्रमण करना बंद कर देंगे। देखिए दो बातें आपको समझनी होंगी। बंगाल के माध्यम से ही अंग्रेज अंदर घुसे थे प्लासी और बक्सर के बाद, और मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में ही, क्या बता चुका हूं कि मराठाओं का क्षेत्र आप देख करके अंदाजा लगाइए कहां तक मराठा पहुंच चुके थे। मतलब पश्चिम बंगाल बॉर्डर तक, उड़ीसा तक मराठा थे। समझ रहे हैं आप, यहां तक मराठा पहुंच चुके थे, और ये क्या करते थे, ये जाकर के इन पर अटैक कर दिया करते थे सब जगह। और अंग्रेजों को टेंशन ये रहती थी कि मराठा अगर आएंगे तो हमारे पास से कुछ ना कुछ लूट करके लेके जाएंगे, है ना। तो जब हमसे कुछ लूट कर लेके जाएंगे तो अंग्रेजों ने अपने पक्ष में संधि कर ली। अच्छा दूसरा, ये वाला पूरा की पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, असल में ये पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र था, दक्कन वाला क्षेत्र। तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने अपना ये क्षेत्र फ्री कर लिया, ये क्षेत्र फ्री कर लिया, और ये वाला यहीं पर थी सूरत वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र फ्री कर लिया। तो अब आप सोच के देखो, ये तो पूरी पूरी विन विन सिचुएशन हो गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो पूरी तरह से विन विन सिचुएशन हो गई। किसके लिए? ये विन विन सिचुएशन हो गई मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों के लिए, कि ये तो पूरा की पूरा जो क्षेत्र है मराठाओं के डर से आजाद करा लिया। अच्छा, ये थी सूरत की संधि। लेकिन सूरत की संधि में करने वाला कौन था? करने वाला वो व्यक्ति था जो अभी तक मराठा का सम्राट बना नहीं था। वो तो कह रहा था अगर मैं बन गया तो ऐसा करूंगा, जैसे बक्सर और प्लासी में हुआ। अगर मैं बन गया तो ऐसा करूंगा, जो भविष्य में ऐसा कह रहा था। आ गई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो हैं, ये इस खुशफहमी में काम कर रहे थे कि भविष्य में अच्छा होगा। यदि रघुनाथ राव ने पूरा पूना दरबार से कोई संधि की तो उसमें अंग्रेजों को सम्मिलित किया जाएगा। अब ये पूना दरबार क्या है? पूना दरबार वही जो मैंने आपको बताया, नाना फडणवीस, जो कि एक प्रकार के पावर सेंटर हुआ करते थे। मतलब शिवाजी की जो संतति चली आ रही थी वो वहीं से चलती थी, ठीक है ना। पेशवाई जो थी वो वहीं से मैनेज हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों से कहा गया, रघुनाथ राव से, कि बेटा गलती से तुमने अगर कोई समझौता कर लिया, पूना में बैठा करते थे ये सब, तो बोले तुमने अगर उनसे कोई समझौता कर लिया तो तुम्हारी पेशवाई तो हम दिलवा रहे हैं, लेकिन हमको भी उसमें पार्टी बनाओगे। आ गई बात समझ में? हाँ। तो ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव ने सूरत की संधि कर ली और युद्ध करने पहुंच चुका कि चलो अब लड़ाई करने चलते हैं। 2500 सैनिक ले लिए, ठीक है, 2500 सैनिक लेकर के चल दिए। कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, मतलब गेम सुनिए आप, मतलब सुनकर के स्टोरी चल रही है पूरी। कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा सूरत की संधि को मान्यता देने के परिणाम स्वरूप फरवरी 1775 में कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना सूरत पहुंचती है। 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठों के मध्य अनिर्णायक युद्ध होता है। आ गई बात समझ में? इस युद्ध में मराठों की हार हुई, किंतु पूना क्षेत्र पर मराठों का अधिकार बना रहा। अब इसको यूं समझिए, देखिए इसको मैप से ही समझ पाएंगे। मतलब ये समझो कि अंग्रेज यहीं पर बैठे हुए थे सूना वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहां से ही इन्होंने यहां पर लड़ाई मार दी, बॉर्डर बॉर्डर एरिया पर, ठीक है। बॉर्डर बॉर्डर एरिया पर यहां पर इन्होंने लड़ाई मार दी। और ये वाला जो क्षेत्र है, अब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। यहां पर क्या बचा हुआ है? पूना बचा हुआ है। तो ये वाले क्षेत्र पर जब इन्होंने अटैक मार दिया तो मुसीबत क्या हो गई कि इस वाले क्षेत्र तक तो ये पहुंच नहीं पाए। ये खुश हो गए अंग्रेज कि देखो हमने बॉर्डर जीत लिए, जबकि वास्तविकता में अंग्रेजों को यह नहीं पता है कि मराठाओं की असली ताकत कहां बैठी हुई है? पूना में बैठी हुई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मराठाओं की असली ताकत पूना में है, और बॉर्डर पर जनरल कीट जो है, वो कर्नल कीट जो है वो खुश हो रहा है, कीटिंग जो है वो शुरू खुश हो रहा है कि मैंने बढ़िया काम कर दिया है। अच्छा, अब इस बात को देख करके ये बात समझ में आती है कि यार ये तो मतलब बेवकूफी वाला काम हो गया। तो कलकत्ता परिषद, जो उच्चतम परिषद हुआ करती थी, कलकत्ता बोले तो बंगाल में, जिसको अब तक ये अधिकार मिल चुका था 1783 के अंतर्गत कि बंगाल का गवर्नर सर्वोच्च होगा, हालांकि गवर्नर जनरल नहीं है। उस गवर्नर से पूछ करके जो आपका ये कौन सा बोलते हैं, 1783 के एक्ट को कौन सा एक्ट बोलते हैं यार? 1773, 1783, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके अंतर्गत यह कहा गया कि भाई
तुम जो हो ना, सब कुछ किसी को पूछना है तो बंगाल वाले से पूछ के करना होगा। तो ऐसी स्थिति में उच्चतम परिषद इसने क्या किया, को बंबई से सूरत की संधि प्रतिलिपि उस समय मिली जब युद्ध आरंभ हो चुका था। कलकत्ता परिषद ने इस संधि को अमान्य कर दिया। इस स्थिति में कलकत्ता से कर्नल अपटन को पूना भेजा गया, जिसके बाद अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के प्रतिनिधि नाना फडणवीस के बीच में पुरंदर की संधि हुई और इस संधि की निम्न शर्तें थी। अब क्या हुई कहानी, इसको समझिए। कहानी क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए कि अंग्रेजों को यह समझ में आया। देखिए बहुत ही लॉजिकल सी बात है। संधि हुई, दिक्कत क्या रह गई, दिक्कत यह रह गई कि संधि के अंतर्गत जो पहली वाली सूरत की संधि हुई थी, जो राघोबा के बीच में हुई थी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ किसके बीच में, बंबई के बीच में हुई थी। बंबई वालों की वैल्यू नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सूरत वाली ट्रीटी जो है वो नल एंड वॉइड कर दी गई। किनके द्वारा, बंगाल वालों के द्वारा। ये कहा गया कि तुम लोगों ने, अब अच्छा, अब आप सोचेंगे इसका मतलब सर ये तो ये वाली बात हो गई कि वो मतलब पावरलेस कहलाएंगे ये लोग। तो कौन से वाले लोग, जो बंबई वाले थे। बिल्कुल। देखो इस समय पर आपको समझदारी समझनी होगी अंग्रेजों की। अंग्रेज समझ रहे थे कि बेटा ये राघोबा के बहकावे में आकर 2500 सैनिक लेकर के मराठाओं से लड़ने निकल पड़े। इनको समझना होगा कि इस पूरे भारत पर साम्राज्य कर रहे हैं मराठा। ऐसी स्थिति में अगर पूना दरबार आकर के हमारे ऊपर बंगाल में अटैक कर दिया तो हमको भागना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बंगाल के जो उस समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्होंने तुरंत ये कहा कि साहब बात ऐसी है कि हम लोग जो हैं पहले ही हम इस बात को मान ले रहे हैं कि ये हमसे गलती हुई है, हमें इसको माफ कर दो, हम इसको यूज नहीं करना चाहते। इनके बीच हो गई पुरंदर की संधि। और क्या हुई पुरंदर की संधि, इससे आप समझिए क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजों और मराठाओं में प्रत्येक स्थान पर शांति रहनी चाहिए। निर्णय क्या निकाला गया, अंग्रेज और मराठा एक दूसरे के क्षेत्र में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। दूसरा, कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी। बेचारा रघुनाथ राव के साथ उल्टा हो गया। परंतु सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। अब एक प्रकार से पूना दरबार वहां गया है, पूना दरबार ने कहा ठीक है, पानी का एक आइलैंड है जो इन्हें चाहिए, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। एक आइलैंड, एक प्रकार से अंग्रेज इस संधि में भी कुछ ना कुछ जीत गए। पूना सरकार अंग्रेजों को युद्ध खर्च हेतु 12 लाख रुपया प्रदान करेगी। पूना सरकार, पूना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 12 लाख रुपीज टू ब्रिटिश फॉर कॉस्ट ऑफ वॉर। कि आप लोगों ने युद्ध किया, आपके सैनिक खर्च हुए, हमारे युद्ध में मारे गए, पैसे ले और ऐस करो। पूना दरबार रघुनाथ राव को 25,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देगा और वह गुजरात चला जाएगा। कि भाई एक काम करो, इस रघुनाथ राव के कारण सारी बातें हुई हैं, तो एक काम करो, इस रघुनाथ राव को हटाओ यहां से और हटा करके इसे गुजरात भेज दो, यानी सूरत के पास सेटल कर दो, पेंशन दे दो और इसे साइड में कर दो। आ गई बात समझ में। अटैक भी किया और कंपनसेशन भी लिया, सोच के देखो। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब यहां से आगे की कहानी। अब क्या होता है कि बंबई सरकार को पुरंदर की संधि स्वीकार न थी। अब अंग्रेजों के बीच में मामला फंस गया। कैसे, एक तरफ तो साहब आपके कलकत्ता सरकार ने यह कह दिया कि हम राघोबा को इज्जत नहीं देंगे। इधर क्या हो रहा है, इधर बंबई सरकार कह रही है वाह भाई वाह, हम तीनों बराबर पोस्ट पर आए हैं, तुम पंच क्यों बन रहे हो। अभी तक तो पंच बनने जैसी स्थिति हुई नहीं, क्योंकि वो तो पिट्स इंडिया एक्ट में होगी। तुम क्यों मतलब गवर्नर बन रहे हो। तो ऐसी स्थिति में एक बालक है जो बहुत देर से पागल हो रखा है, पुनीत नाम है। जितना हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। बेटा देखो बात ऐसी है, तुम यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे हो पुनीत, है ना। कर रहे होते तो ये सवाल ही नहीं पूछते। तो दुनिया में खामोखा क्यों माहौल बना रहे हो। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, खामोखा माहौल मत क्रिएट करो ना। यूपीएससी लिखने भर से यूपीएससी की तैयारी नहीं हो जाती है बेटा, है ना। मैं चाह नहीं रहा था कि तुम्हारा जो है थोड़ा सम्मान करूं क्लास में, पर तुम मान ही नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है दुनिया को तो चैट का बटन ही नहीं आता है, तुम्हें पूरा बटन आता है और तुम जो है वो फटाफट उसका उपयोग कर रहे हो। बाकी बाकी सब लोग तो एकदम बेवकूफ हैं, उनको तो चैट का ऑप्शन ही नहीं आता है। जिसको यही नहीं पता है कि यूपीएससी में क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या ये आकर के नादान परिंदे पूछते हैं सर ये यूपीएससी में आएगा क्या। तो बेटा तुम तैयारी कर ही नहीं रहे हो, छोड़ दो ये सब चीजें ना, मतलब इस क्लास में मत आया करो, क्योंकि फिर मेरा जो है ना सम्मान आपके प्रति और बढ़ जाएगा और फिर मैं इज्जत दे दूंगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ना ही आया करें। मतलब ये कोई मनोरंजन क्लास नहीं है भाई, मतलब ये
चिड़िया उड़ तोता उड़ की कहानियां नहीं चल रही हैं, है ना। थोड़ा दूर रहा करो इस सब चीज से, ठीक है। पहले सिलेबस देखो, पेपर देखो। यूपीएससी ऐसे नहीं है बेटा, किताब 4 किताब ले आए, एक सिलेबस ले आए, 4 दोस्तों से बात हो गई कि क्या कर रहा हूं, बोले आजकल मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे नहीं होता बेटा, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है। सुनो आगे। अब क्या होता है, बंबई सरकार को पुरंदर की संधि स्वीकार न थी। अब इधर देखिए, अब यहां पर पावर गेम चल रहा है। और क्या गेम चल रहा है कि यार नहीं, पुरंदर की संधि को हम नहीं मानेंगे। अब इधर देखिए, वह रघुनाथ राव को संरक्षण प्रदान करती रही। क्यों भाई? क्योंकि बंबई के बगल में सूरत चल रहा है और सूरत में उनकी फैक्ट्री चल रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसी स्थिति में ये पुरंदर की जो संधि है, इस पुरंदर की संधि के थ्रू अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, रघुनाथ राव को बचा के रख रहे हैं कि बेटा 25,000 मिल रहे, तू मस्त रहे, तेरे को हम दिलवाएंगे वापस, पूना में हम बिठवाएंगे। डायरेक्टरों ने भी पुरंदर की संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। पुरंदर की संधि कौन सी? जो कलकत्ता में होके आई थी। हो रहा है पावर गेम। इसने बंबई सरकार को प्रोत्साहन प्राप्त हो गया कि यार अब तो कंपनी भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं, तो चलो चलने देते हैं। उसने रघुनाथ राव के साथ की गई सूरत की संधि को पुनः स्वीकार कर लिया और नवंबर 1778 में एक अंग्रेज सेना वहां भेज दी गई, फुल मोटिवेशन के साथ में कि अंग्रेजों जाओ टूट पड़ो, जिसने पेशवा की सेना से 7 जनवरी 1779 के ईस्वी में पश्चिमी घाट में स्थित तालगांव के युद्ध में मात खाई। अंग्रेजों की सेना हार गई। 1779 में बंबई सरकार को पूना दरगाह से बड़गांव का समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी कि ये वाली जो चीज है, ये पूरी तरह से किसके पीछे पड़ गई? उल्टा पड़ गया इनके पीछे। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज इस तरह से थी कि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ये लोग, रघुनाथ राव को थोड़ी इज्जत ज्यादा दे दिए, और साहब ये अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। किसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? बात समझ रहे? पूना दरबार को। पूना दरबार ने क्या है, इनको पछाड़ दे दी। पछाड़ दे दी तो ये संधि करने पर अड़ गए कि चलो भाई संधि कर लेते हैं, बड़गांव की संधि कर लेते हैं। अब होती है बड़गांव की संधि। ये संधि बेइज्जती वाली तो होनी ही थी, ये संधि बेइज्जती वाली तो होनी ही थी। इस बेइज्जती में अत्यंत अपमान हुआ। इसके अनुसार अंग्रेजों ने समस्त विजित प्रदेश 1773 के पश्चात मराठों को लौटा दिए। राघव को आपका पक्ष लेना बंद कर दिया। पुरंदर की संधि अब समाप्त कर दी गई कि हमने जो आपको इतना धन दौलत दिया या आपको इतनी इज्जत दी, सालसेट वालसेट दिया, सब बकवास, सब बंद। अंग्रेजों की सहायता के लिए बंगाल से आने वाली सेना को रोक दिया गया कि बंगाल से कोई सेना क्रॉस होकर नहीं जाएगी। सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का कुछ हिस्सा देना स्वीकार किया गया कि जो सूरत और भड़ौच का पहले कर हम आपको दे रहे थे कि आप कर लेना, ले लेना, हम नहीं करेंगे, सारा पैसा हमको चाहिए, वापस दे दो। मराठा आ गए अपनी शान में कि अब जाओ, देखा जाएगा जो होगा। हो गया बड़गांव का गेम। अच्छा, अब यहां से वारेन हेस्टिंग जो है उसको बुरा क्या लगा? देखिए, बंबई के गवर्नर के कारण जो है वो मराठा हारे थे। मराठा मतलब बंबई के गवर्नर के कारण अंग्रेज हारे थे। अब दूसरी तरफ क्या पावर गेम चल रहा था कि पुरंदर की संधि को बड़गांव की संधि के चक्कर में खत्म कर दिया, क्योंकि पूना वालों का कहना था कि तुम लोग एक टीम में काम ही नहीं कर रहे, तुम हम में से राजा कौन है, हम कैसे मान लें। उधर वारेन हेस्टिंग सोच रहा है यार ये तो अखंड बेइज्जती हो गई। क्यों बेइज्जती हो गई? क्योंकि बंबई वालों ने भी नहीं मानी और मराठाओं ने पुरंदर की संधि रद्द कर दी। हमसे जो हम टैक्सेशन वसूल रहे थे ये वापस वसूल रहे हैं। तो इस अपमान को जब उसने नहीं सहन कर पाया तो उसने मराठाओं से युद्ध जारी रखने का फैसला कर लिया। मतलब ये हुआ कि भाई इधर बंबई की वजह से युद्ध शुरू हुआ था, अब खत्म हम करेंगे, यानी बंगाल से करेंगे। हेस्टिंग ने सेना की 2 टुकड़ियों को क्रम से जनरल गोगार्ड और पोफम के नेतृत्व में भेज दिया। गोगार्ड मध्य भारत को रौंदता हुआ अनेक जगहों पर मराठाओं को पराजित करता हुआ 15 फरवरी 1780 में अहमदाबाद पहुंचा। अब देखिए अहमदाबाद का क्या किस्सा है, इसको यूं समझिए। आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेजों की आने वाली सेना को रोक दिया गया। अगर आपको मालूम हो, अंग्रेजों की सहायता के लिए बंगाल से जो सेना आती, कहां पर? सूरत। सूरत कहां है? गुजरात में। अहमदाबाद से होकर निकलना है। तो अब उस रास्ते को अगर आपने बैन किया है तो अंग्रेजों का गोगाड़ अगर आ रहा है तो सोचो वो बंगाल से चला है और सीधा गुजरात तक आ रहा है और वो सबको हराता हुआ आ रहा है तो खतरनाक कि तुम रोक के दिखाओ हमारी सेना को, सेना आती जा रही है गजब चीज। अच्छा, दूसरी तरफ पोफम ने 3 अगस्त 1781 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जनरल मैकम ने 17 फरवरी 1781 को सिपरी में सिंधिया को मात दे दी। ग्वालियर घराना, सिंधिया घराना हमेशा से रहा, उनको मात दे दी।
किंतु इसी समय ज्ञात हुआ कि हैदर अली और निजाम भी अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता के लिए आ गए। अच्छा, इधर क्या चल रहा था, कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो उसमें बाजीराव को एक चीज करते हुए दिखाते हैं कि वो दक्कन के मतलब जो हैदर थे, सुल्तान वो जो हुआ करते थे निजाम, उनसे संधि करता है। तो यहां पर भी मराठाओं की और निजामों की संधि होती रही है बीच बीच में, लेकिन मौके के हिसाब से होती रही है। तो यहां से क्या हुआ, हैदर अली, हाँ टीपू सुल्तान वाले पिताजी, ये क्या सहायता कर लिए इनके साथ में कि चलो अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ पुनीत, बहुत बढ़िया बेटा, तुम 1.5 साल से मुझसे पढ़ रहे हो और मुझे मेरा टीचर धर्म सिखा रहे हो, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, है ना। अब ये धर्म मैं सिखाने लायक नहीं रहा, मेरी गलती है, मैं नेगेटिव हो गया हूँ, माफी चाह रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, तुम बेटा जाओ थोड़ा ऐस करके आओ, ठीक है। अच्छा अब इधर सुनो, यहां पर विरुद्ध मराठों की सहायता के लिए आ रहे हैं, तो इधर की तरफ इन खतरों को बीच में अंग्रेजों ने महादजी सिंधिया सिंधिया से मध्यस्थता में सालबाई की संधि कर ली। बोले यार एक काम करो, बोले सुनो, बोले क्या, बोले यार देखो मुद्दा ये फंस गया है कि सिंधिया को हमने हरा दिया ग्वालियर में, अब अगर उधर से आ गए कौन, नीचे की तरफ से आ गए कर्नाटक की तरफ से निजाम, तो अंग्रेजों को हारना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब सारा भारत अगेंस्ट हो जाएगा अंग्रेजों के। तो बोले एक काम करो, सिंधिया को रिहा कर दो, उसको वापस उसका क्षेत्र पकड़ा दो और इनके साथ सालभाई की संधि कर लो। और यहां पर हुआ मेरे प्यारे साथियों सालभाई की संधि। ये सालभाई की संधि थी जिसमें प्रथम विश्व जो ये था आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। और इसमें क्या क्या हुआ, सालसेट और एलिफेंटा वापस अंग्रेजों को दे दिए गए, है ना। मतलब जो पहले छीन लिए गए थे, कौन सी संधि के अंदर छीन लिए गए थे, बड़गांव की संधि में जो छीन लिए गए थे, पुरंदर संधि को रद्द करते हुए वो वापस दे दिए गए। बोले ये पकड़ो अंग्रेजों, तुम्हारे पास रखो। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष त्याग दिया और पेशवा की ओर से उसकी पेंशन की व्यवस्था, यानी एक प्रकार से समझो कि पुरंदर की संधि रिवाइज हो गई, पुरंदर की संधि रिवाइज हो गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो पुरंदर में हुई थी वो सालबाई में रिपीट हो गई। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम में अपनी समस्त भूमि पुनः प्राप्त हो गई। ग्वालियर के अंदर जो उसको हरा दिया गया था, सिंधिया को वापस दे दिया कि ये पकड़ो। आगे बात समझे, बंबई और दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए भूक्षेत्र एक दूसरे को वापस दे दिए कि ये पकड़ो, वापस सब लोग पीछे हट जाओ। पुरंदर संधि को पूरा युद्ध की पुरानी स्थिति आ गई। लेकिन अगर आपको यहां पर एक गेम समझ में आ गया, क्या गेम था कि यदि हैदराबाद के निजाम साथ नहीं आते, हैदर अली साथ नहीं आते, तो अंग्रेज लगभग पूना को हरा चुके थे, यानी कि वो मराठाओं को हरा चुके थे। अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया कि पावर तो उनके पास है, लेकिन अब उनको पावर के साथ साथ समझौता करके खुश होना था कि इनको हमने हरा तो दिया है, अब एक बार के लिए पीछे हट रहे हैं। आ गई बात समझ में। इस पंसंदी के परिणाम स्वरूप हैदर अली को अकाट के नवाब से जीती हुई भूमि छोड़नी पड़ी। अरकाट जो था उस जगह से नवाब से छीनी हुई भूमि छोड़नी पड़ी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक प्रकार की इस संधि के अंदर मतलब हैदर अली का भी थोड़ा नुकसान हुआ, उनसे भी कहा गया कि तुम भी पीछे हट जाओ। इन सभी लोगों ने मिलकर के स्टेटस को मेंटेन कर लिया, इसमें किसी को कोई लाभ या हानि नहीं हुई। लेकिन अंग्रेज अब समझ गए कि इनके बीच में अगर अलग अलग कर दिया तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। इस युद्ध में संधि से अंग्रेजों को भूमि और साम्राज्य की दृष्टि से कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, उन्हें केवल सालसेट ही प्राप्त हुआ, जबकि आर्थिक कठिनाइयां बहुत बढ़ गई। लेकिन सालभाई की संधि भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ दे गई थी। मराठा और कंपनी अगले 20 वर्ष तक तो भले ही शांति से बने रहे, लेकिन अंग्रेजों का इससे प्रभाव बढ़ गया था। इस संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम ने बड़ी सरलता से मराठा पेशवा को वकील एवं मुखलत नियुक्त किया था। मतलब यह हुआ कि भाई अब मराठाओं की स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी, अंग्रेजों को खुद की ताकत पता चल चुकी थी। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध उस परिस्थिति पर जाकर के एंड हुआ जहां पर अब एक शांति का माहौल था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठों का अब आंतरिक संघर्ष था, जिसके कारण अंग्रेजों को मराठों के, देखिए पहले राघोबा का टाइम था जब इनका आंतरिक संघर्ष था, जिसका लाभ उठाने के लिए प्रथम आंग्ल मराठा हुआ। इसमें हस्तक्षेप करने का फिर से अवसर मिल गया। इसमें क्या हुआ, मराठा सरदारों में फिर से लड़ाइयां हो गई।
पेशवा बाजीराव द्वितीय दुर्बल और षड्यंत्रकारी था, वह मराठों का नेतृत्व करने के लिए सर्वथा अयोग्य था। नाना फडणवीस ने जिसको बिठाया वो भाई साहब काबिल नहीं निकले। देखिए मैं एक बात बता देता हूं, पूरे देश में एक ही नियम व्याप्त है, दुनिया में एक ही नियम व्याप्त है कि नेता जो हो ना वो शक्तिशाली होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर खुद का प्रभाव होना चाहिए, तभी वो टीम को यूनाइट करके, लीडर जो है ना, लीडरशिप स्किल ये है कि सबको एक साथ ले सके। अब वो जो लीडरशिप स्किल थी, जहां जहां फेल मारी वहां वहां सारा गेम बिखरता चला गया। अगेन यही हुआ, ये बाजीराव द्वितीय दुर्बल निकला। अब ऐसी स्थिति में 1800 में, अब ये देखिए कि जिस चीज का इंतजार था वही हो गया। क्या? कि पूना की ताकत बाजीराव, ये जो क्या कहते हैं इसको, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे ये चला रहे थे, लेकिन इनके पीछे कौन था? नाना फडणवीस। लेकिन ये निकल लिए, और ये जब निकल लिए तो उनकी मृत्यु तक प्राय सभी योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। अंग्रेज भी यही चाह रहे थे, इसी की तो माला फेर रहे थे कि एक दिन तुम निकल लो, फिर तुम्हारे आंतरिक संघर्ष का तो हम लोग लाभ ले ही लेंगे। उस समय पूरा दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। पेशवा और सिंधिया में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार पेशवा ने सिंधिया को होलकर के विरुद्ध और सिंधिया ने पेशवा को मृत नाना फडणवीस के मित्रों के विरुद्ध सहायता देने का वादा कर दिया। यानी कि ये वो समय था जिस समय मेरे प्यारे साथियों अपने आप में मराठा ही लड़ रहे थे। एक तरफ सिंधिया थे, एक तरफ होलकर्स थे, एक तरफ पूना था। ये सब मिलकर के हुआ करते थे मेरे प्यारे साथियों मराठा साम्राज्य, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कि केंद्र में जाके कौन बैठेगा। मालूम होना चाहिए जब मुगल शासन का अंत था तो बक्सर के युद्ध के बाद, देखिए मुगल शासन जब कमजोर हुआ तो उसका ही फायदा उठाया था नवाबों ने, जो प्लासी और बक्सर के युद्ध के लिए फिर फाइनली जिम्मेदार बैठे, क्योंकि उन नवाबों को अंग्रेजों ने हरा दिया। एग्जैक्टली यहां पर यहां होने लगा, और बस इन्हीं मराठों के बीच की चल रही आपसी संघर्ष की स्थिति का फायदा उठा लिया अंग्रेजों ने और इनको भिड़ा करके युद्ध कर लिया। यहां से आगे का सेशन अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा की सारा माइंड गेम तो है ही, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स है और सत्ता हमेशा किसी के साथ नहीं रही, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जब क्वेश्चन करवाता हूं तो कहते हो थ्योरी करवा दो, थ्योरी करवा दिया इस युद्ध की तो कह रहे हैं क्वेश्चन करवा दो। भाई आपका कुछ पता नहीं चलता। हाँ जी, दूसरी बात, आपके जितने भी मित्र सखा बंधु हैं उन सबसे कहिएगा कि जो भी विद्यार्थी वनडे एग्जामिनेशंस चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रोजाना शाम 8:30 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड बैच मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। चल रहा है, कल भी था, आज भी होगा। थैंक यू सो मच।